हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी की थर्ड पेपर का पेलियो बॉटनी पार्ट ले रहे हैं और उस पार्ट में हम लेपिडोडेंड्रॉन नामक फॉसिल प्लांट ले रहे थे और लेपिडोडेंड्रॉन का लास्ट वीडियो या चौथा वीडियो है, जो विशेष रूप से कल हमने जो वीडियो लिया था और इसका लास्ट में हमने समराइज किया था लेपिडोडेंड्रॉन का स्ट्रोबिलस किस प्रकार का होता है, जिसको हमने लेपिडोस्ट्रोबस के नाम से डिस्कस किया था। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा इसका फॉर्म जेनरा है, जिसे लेपिडोकार्पोन के नाम से जाना जाता है। और इस लेपिडोकार्पोन के बारे में भी ये माना जाता है कि यह भी इस लेपिडोडेंड्रॉन का कहीं न कहीं स्ट्रोबिलस का पार्ट ही है। और ये स्ट्रोबिलस का पार्ट जिसमें मेगास्पोरेंजियम दिखाई दे रही हैं, जिसमें मेगास्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लेपिडोकार्पोन क्या है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, इसके बारे में हम ये आपको बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बात की आपके सामने कि यह लेपिडोकार्पोन है और लेपिडोकार्पोन में कार्पोन शब्द एंड में लगा हुआ है और कार्पोन रिप्रेजेंट करता है इसके कार्पल को, या दूसरे शब्दों में कहें इसके ओव्यूल को या इसके बीजांड को निरूपित करता है। विशेष रूप से लेपिडोडेंड्रॉन की बात करें तो लेपिडोडेंड्रॉन या लेपिडोकार्पोन की जो बात कर रहे हैं, ये जब डेवलपमेंट हो रहा था तब डेवलपमेंट की एक्सट्रीम स्टेज को रिप्रेजेंट करने वाले लाइकोपोड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो लेपिडोकार्पोन था, ये प्राय पेलियोजोइक एरा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते थे और इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अधिकतर लेपिडोस्ट्रोबस जो कल हमने डिस्कस किया था उससे मिलती जुलती है। और इस स्ट्रोबिलस का जो केंद्रीय अक्ष है, उस केंद्रीय अक्ष पर अनेक लिगुलेट या लिगुल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और ये छत्रिकानुमा है या पेल्टेड शेप में हैं और ये स्टाग्ड रूप में हैं, जो स्पोरोफिल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये स्पोरोफिल्स यहाँ पर लगी हुई हैं और ये जो स्पोरोफिल्स हैं, इनकी जो ऊपरी सरफेस है, ये पूरी लंबाई के अंदर एक बीजाणुधानी इनके साथ में अटैच्ड रहती थी, एक स्पोरेंजियम अटैच्ड रहती थी। और ये जो स्पोरेंजियम अटैच्ड रहती थी उसमें जैसे मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो टेट्राड के रूप में है, यह डेवलप होता था, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। अधिकतर यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता था और शेष जो होते थे वो डीजनरेट हो करके क्रियाशील जो मेगास्पोर होता था उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते थे या भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का काम करते थे। इस तरह से ये यहाँ पर लेपिडोकार्पोन का स्ट्रोबिलस था और इस स्ट्रोबिलस के इस पार्ट की आप स्ट्रक्चर देखें तो ये इस रूप में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस के अंदर ये पूरा का पूरा एक मेगास्पोरेंजियम है और इस मेगास्पोरेंजियम में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइक्रोपाइल जैसी स्ट्रक्चर, जिसे फाल्स माइक्रोपाइल कहा गया है या आभासी बीजांड द्वार कहा गया है। ये ट्रू माइक्रोपाइल नहीं है, वास्तविक बीजांड द्वार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजांड द्वार के रूप में काम करता था। और इस मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ आभासी इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है या फाल्स अध्यावरण दिखाई दे रहा है, जो एक बीजांड के चारों ओर होता है। और इस के अंदर की तरफ हम देखें इस मेगास्पोरेंजियम में तो इसके चारों तरफ ये मेगास्पोरेंजियम की भित्ति है, अंदर की तरफ फाल्स इंटेगुमेंट के अंदर की तरफ। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर की तरफ आपको ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसके
फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है या मादा युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट कर रही है। इस मादा युग्मकोद्भिद में इस जगह पर ये ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैंक स्पेस इस बात के सबूत हैं कि यहाँ पर आर्किगोनिया प्रेजेंट थी या स्त्री धानियाँ प्रेजेंट थी, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा होती थी ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर्स होते थे वो मेगास्पोरेंजियम के लगभग आमाप के बराबर होते थे और इस स्पोरेंजियम से ये पृथक नहीं होते थे, इसके अंदर ही रहते थे। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोरेंजियम युक्त स्ट्रक्चर है, मेगास्पोर युक्त स्ट्रक्चर है। और इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर की तरफ ये हाइपरट्रोफी से ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे कैसे घिरी हुई रहती थी, जो हमने फॉल्स इंटेगुमेंट के नाम से यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट की है। इसके साथ में यदि बात करें तो अलग अलग इस मेगास्पोरेंजियम में अंदर जाने के लिए वेस्कुलर सप्लाई भी दिखाई दे रही है। ये वेस्कुलर सप्लाई इस रूप में, यहाँ पर जैसे ये वेस्कुलर सप्लाई वेस्कुलर बंडल के रूप में है और दोनों जो हम इंटेगुमेंट की बात कर रहे हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के ये वेस्कुलेचर स्ट्रक्चर्स हैं जो पेरिक्नॉज के नाम से जाने जा रहे हैं। स्कोट नामक साइंटिस्ट का मानना था 1901 का कि इनके अंदर जो व्रंत थी उसकी अतिवृद्धि से आवरण का निर्माण हुआ है, जो अध्यावरण की जैसी संरचना बनाता था। और जो मेगास्पोरेंजियम है उसका जो सिर्फ ऊपरी भाग होता था उसमें एक छोटी दरार के द्वारा खुलती थी और यह जो दरार है या स्लिट है यही शायद माइक्रोपाइल के रूप में प्रेजेंट थी। और जब मेगास्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती थी तब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे दिखाई देते थे। और इन स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो मेगास्पोरोफिल और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता था वह मेगास्पोर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होते थे और ये शंकु से एकदम अलग होते थे, जो स्ट्रोबिलस होता था उससे अलग होते थे। और जो फीमेल गैमेटोफाइट की मुख्य स्ट्रक्चर होती थी वो पैरेन्काइमेटस रूप में होती थी और अधिकतर लाइकोपोड के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। मेगास्पोरेंजियम के ऊपरी रेखा छिद्रिया दरार के ठीक नीचे अवस्थित मादा प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट की कुछ सेल्स से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता था, जो हमने ब्लैंक स्पेस के रूप में आपको बताए हैं। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को यदि देखते हैं तब इस लेपिडोकार्पोन की फाइलोजेनी की बात करें या इसकी डेवलपमेंट या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं कि लेपिडोकार्पोन की जो संरचना है उस संरचना से बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और इन निष्कर्षों में हम बात कर सकते हैं कि जो पेलियोजोइक एरा था उसके अंदर उगने वाले जो लाइकोपोड पादप थे उनका विकास इतना अधिक हो चुका था, इतना इवोल्यूशन हो चुका था कि इनमें बीज की जैसी संरचना निर्माण करने की क्षमता भी पाई जाती थी। ऐसी यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है इस स्ट्रक्चर को देखने तो। इसी कड़ी के अंदर रामानुजन और स्टीवार्ड 1969 का मानना है कि लेपिडोकार्पोन की विकासीय महत्ता को यदि ध्यान में रखें तो सहज ही ऐसा लगता है कि इसमें बीज प्रवृत्ति या सीड हैबिट दिखाई देती है। और सीड हैबिट के यदि करैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से इसमें करैक्टर्स दिखाई देते हैं सीड हैबिट के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक करैक्टर इसमें सीड हैबिट का दिखाई देता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट
मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल पर रहते हुए ही संपन्न होता था। ये करैक्टर इसमें दिखाई देता है। दूसरा करैक्टर मेगास्पोरेंजियम और फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरोफिल की इंटेगुमेंट लाइक स्ट्रक्चर द्वारा सुरक्षित रहते थे, यानी कि सिक्योरिटी मिलती थी। तीसरा फीचर दिखाई देता है कि जो माइक्रोस्पोर हैं ये इसके शीर्ष पर बने दरार के समान छिद्र, जिसे हमने फॉल्स माइक्रोपाइल कहा है, उसमें होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते थे। और ऐसी स्थिति एक सीड के अंदर ही होती है, बीजांड के अंदर ही होती है। ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है ये बीजांड द्वार की जैसे, जिसको हमने फॉल्स माइक्रोपाइल कहा है, उसके रूप में रिप्रेजेंट करती है। और लेपिडोकार्पोन की जो संरचना है आधुनिक बीजों से कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है या असमान है? क्योंकि इसकी जो अध्यावरण जैसी संरचना है ये बीजांड का घटक न होकर के मेगास्पोरोफिल की अतिवृद्धि के रूप में है, या हाइपरट्रोफी के रूप में है, या आउटग्रोथ के रूप में है, यानी कि परफेक्ट या वास्तविक या ट्रू इंटेगुमेंट के रूप में ये इंटेगुमेंट नहीं है। दूसरा है कि इसमें वास्तविक जो अध्यावरण है बीजांड और बीजांड का जैसी संरचनाएं नहीं हैं, कि न तो इसमें ट्रू इंटेगुमेंट है, न ओव्यूल है, और न न्यूसेलस जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। तीसरा है कि इसके शीर्ष के ऊपर बनी जो दरार है या रेखा छिद्र है ये माइक्रोपाइल की तुलना में एकदम ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अलग स्ट्रक्चर है। चौथी डिसिमिलरिटी दिखती है कि इस लेपिडोकार्पोन में किसी भ्रूण का जीवाश्म अभी तक नहीं मिला है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट का कोई भी यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला है। इन सब तथ्यों को यदि हम देखें तो ये सहज ही मालूम पड़ता है कि लेपिडोकार्पोन फलनकाय की जो गुरु बीजाणुधानी में उपस्थित मादा युग्मकोद्भिद है, चूंकि गुरु बीजाणुपर्ण की अध्यावरण समान अतिवृद्धि से घिरा रहता है, जिससे इसे निरंतर सुरक्षा और पोषण प्राप्त होता है। इसलिए इस फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी या फलन पिंड की हम बात करें तो यह फलन पिंड अपने आप में डिफरेंट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। ये यहाँ पर इस फलनकाय है, उस फलनकाय को बीज के समकक्ष संरचना के रूप में मान्यता दी जा सकती है। एग्जैक्ट बीज तो नहीं कह सकते, लेकिन बीज के समकक्ष संरचना के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा लघु बीजाणु दरार जैसे रेखा छिद्र के द्वारा स्त्री धानियों तक पहुंचकर निषेचन करने में सक्षम होते हैं, ऐसा इसके अंदर दिखाई देता है। इसलिए लेपिडोस्ट्रोबस की जो स्ट्रोबिलस समान संरचनाओं में इनके लघु बीजाणु विकसित होते थे। इस तथ्य की पुष्टि के लिए लेपिडोस्ट्रोबस कोल्ट्राई के शंकु की लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाले लघु बीजाणुओं की संरचना लेपिडोकार्पोन मैग्निफिकम के लघु बीजाणुओं से समानता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इन शब्द दोनों प्रजातियों के लघु बीजाणुओं का यदि डायमीटर की बात करें तो ये 26 mm होता था, और ये काफ़ी अत्यधिक संख्या में या इंडेफिनिट संख्या के अंदर उत्पन्न होते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि लेपिडोडेंड्रोन एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होता था, जिसमें मेगा स्पोर का निर्माण होता था और मेगा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता था। माइक्रोस्पोर की संख्या इंडेफिनिट होती थी और मेगा स्पोर की संख्या सीमित होती थी, निश्चित होती थी।
और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 तो डीजनरेट हो जाते थे और एक फंक्शनल बचता था, और ये तीनों इस फंक्शनल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते थे। और इस मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम में ही फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में होता था, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया का निर्माण भी होता था, और आर्किगोनिया के फर्टिलाइजेशन के लिए माइक्रोस्पोर संभवतः जो माइक्रोपाइल जैसी स्ट्रक्चर स्लिट के रूप में थी उसके माध्यम से अंदर की तरफ पहुंच जाते थे और फर्टिलाइजेशन जैसी स्ट्रक्चर होती थी। लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के या एम्ब्रियो के प्रमाण इसके लेपिडोकार्पोन के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। इसी प्रकार से लेपिडोडेंड्रोन नामक फॉसिल की आपने रूट, स्टेम, लीफ, स्ट्रोबिलस और मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट मेगास्पोर को आपने इन वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा है। ये वीडियोज़ आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना काल में घर पर रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।